गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर के 11वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया का अंग्रेजी अर्थ है वर्ब। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। आज हम जानेंगे क्रिया क्या होती है और क्रिया से आप सब क्या समझते हैं। यहाँ पर क्रिया की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर दो चित्र आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरा चित्र दिया गया है पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। यहाँ दो वाक्यांश में अलग अलग कार्यों को दिखाया गया है। एक में बच्चे जो है वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहे हैं। दूसरे में पुजारी पूजा करने का कार्य कर रहे हैं। इन दोनों वाक्यांशों में अलग अलग क्रियाएं व्यक्त हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानने की आवश्यकता है कि क्रिया आखिर है क्या। तो चलते हैं, जानते हैं कि क्रिया आखिर होती क्या है। यहाँ पर हम इस भाग में जानेंगे क्रिया क्या है और क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण के माध्यम से हम क्रिया के संपूर्ण भाग को जानेंगे। तो देखते हैं क्रिया का क्या अर्थ है। क्रिया का अर्थ है कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य वो होता है जिसे हम स्वयं के द्वारा करते हैं या कार्य किसी और के द्वारा पूर्ण की जाती है। तो कार्य या तो होता है या तो किया जाता है। हम सब जो है अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। पढ़ने का, खेलने का आदि विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। तो कार्य को ही सरल रूप में क्रिया कहते हैं। आइए परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा, क्रिया की क्या परिभाषा है? तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों, यहाँ पर एक शब्द नहीं है, अनेक शब्दों के बारे में व्यक्त किया गया है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, अर्थात जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पुस्तक में देखा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और पुजारी जो है वो पूजा करा रहे हैं। तो इसमें दो वाक्यांशों में अलग अलग क्रियाएं व्यक्त हो रही थी। दो अलग अलग कार्य, यहाँ पर कार्य काम का बोध हो रहा था। तो इन दो अलग अलग कार्यों के बोधों को हमने जाना। ये कार्य का बोध ही शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग कार्य के करने या होने का बोध पाया जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिन शब्दों से किसी के कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए क्रिया के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं कि कबूतर दाना चुग रहे हैं। कबूतर कौन सा क्रिया कर रहे हैं? चुगने की क्रिया कर रहे हैं। तो चुग रहे हैं वो एक क्रिया है। तो ये ही क्रिया कहलाती है। बच्चे पटाखे जला रहे हैं। यहाँ जला रहे हैं, जलाने की क्रिया हो रही है। बच्चे कौन सी क्रिया कर रहे हैं? जलाने की क्रिया को कर रहे हैं। वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, वर्षा होने की क्रिया पता चल रहा है हमें। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के होने का पता चलता है या क्रिया हो रही है का करना या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चुग रहे हैं, जला रहे हैं, हो रही है, ये तीनों
क्या व्यक्त कर रहे हैं? क्रिया को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए यह क्रिया कहलाती है। तो हमने जाना कि किसी भी कार्य के करने या होने का पता हमें वाक्य के माध्यम से चलता है, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगले भाग में हम चलेंगे कि धातु क्या है। हमने कई बार सुना है धातु। आखिर धातु है क्या? आप सब ने धातु का नाम पहले भी सुना होगा। धातु लोहा, सोना आदि के रूपों को हम धातु कहते हैं, परंतु हिंदी भाषा में धातु क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया का जिस रूप में जन्म होता है, जहाँ से क्रिया जन्म लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु को हम क्रिया के रूप में कैसे बदलते हैं? यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आता है कि धातु तो हमने जाना कि धातु क्या है और इसे हम क्रिया के शब्द के रूप में कैसे बदलेंगे। तो हमने ये जाना है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जहाँ से क्रिया जन्म लेती है वहाँ उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये हुआ धातु। लिख, पढ़, चल, ये धातु के उदाहरण यहाँ व्यक्त किए गए हैं, परंतु यहाँ हम कैसे धातु को क्रिया में बदलेंगे, यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न उठता है। तो आइए जानते हैं कि धातु को किस प्रकार क्रिया में बदला जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, प्रत्यय जो है वो सार्थक शब्द के पीछे ही लगता है और सार्थक शब्द के साथ ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अगर हमको धातु से क्रिया में बदलाव करना है तो उसमें हम ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के रूप में बदल सकते हैं। जैसे एक धातु शब्द लेते हैं, लिख, ये एक धातु शब्द है, उसे हम क्रिया शब्द के रूप में कैसे बदलेंगे? तो इसमें ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया रूप में बदल दिए तो बन गया यहाँ क्या? लिखना। ठीक है, पढ़, धन, ना, तो क्या बन गया? पढ़ना। हम देख रहे हैं कि इसमें ना प्रत्यय जुड़ जा रहा है धातु शब्द के साथ और वो क्रिया शब्द बन जा रही है। ठीक है, चल, धन, ना, तो चलना। तो हमने जाना कि क्रिया क्या है, क्रिया का क्या अर्थ है। तो क्रिया का अर्थ है कार्य। कार्य या तो स्वयं होता है या किसी के द्वारा किया जाता है। और क्रिया के क्या है कि कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और जैसे कबूतर दाना चुग रहे हैं, बच्चे पटाखे जला रहे हैं, वर्षा हो रही है, यहाँ तीनों वाक्यांशों में हमने अलग अलग क्रिया का बोध हमने पाया। और चुग रहे हैं, जला रहे हैं, हो रही, ये एक क्रिया है। दूसरे प्रश्न की ओर हमने जाना कि धातु आखिर ये क्रिया शब्द आए कहाँ से है। तो क्रिया शब्द ये आए हैं आपके धातु से। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। मूल रूप का अर्थ होता है क्रिया जहाँ से जन्म लेती है अर्थात उत्पन्न होती है, उसे हम धातु कहते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि किस प्रकार हम क्रिया धातु से क्रिया शब्द में परिवर्तित होते हैं अर्थात बदलते हैं। तो जैसे धातु शब्द है लिख, उसमें हमको क्रिया शब्द बदलने के लिए ना प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे, तब हमारे सामने क्रिया शब्द क्या बन जाएगा? लिखना। पढ़ के साथ हम ना प्रत्यय जोड़ ले तो बन गया पढ़ना। और चल के साथ हम ना प्रत्यय जोड़ लिया तो बन गया चलना। तो आज में हमने जाना कि क्रिया का क्या अर्थ है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण एवं धातु किसे कहते हैं और क्रिया ये आई कहाँ से है। तो क्रिया ये धातु से आई है और धातु अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
और किस प्रकार धातु से क्रिया शब्द में हम परिवर्तित करते हैं शब्दों को, इसके बारे में हमने जाना है। आगे हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के तो विभिन्न भेद होते हैं, पर आज हम उन भेदों में से एक भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। वो भेद कौन से हैं? तो चलते हैं आगे के भाग की ओर। तो हमने जाना कि क्रिया क्या है, धातु क्या है और किस प्रकार धातु को क्रिया शब्द के रूप में हम बदलते हैं। आज हम जानेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद तो विभिन्न रूप होते हैं, पर आज हम पढ़ेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। इन दो भेदों को हम जानेंगे। सकर्मक और अकर्मक ये कौन सी क्रिया है? तो ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो चलते हैं, पहले भेद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया होती क्या है, उसके बाद हम जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या है। अभी तक हमने जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। परंतु उससे पहले हमने क्रिया को पढ़ा। क्रिया किस प्रकार से, उसका क्या अर्थ होता है, उसे हम किस रूप से धातु से क्रिया रूप में बदलते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि धातु और क्रिया में क्या अंतर है। तो चलिए हम प्रकाश डालते हैं कि धातु और क्रिया में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ एक प्रश्न लाई हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से धातु को अलग कर कीजिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जाना, गाना, पीना, खा। इसमें से हमें कहा गया है कि धातु को अलग कीजिए। तो इसमें से कौन सा धातु है? तो हम देखेंगे कि हमने ना प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया शब्द में बदला था धातु को, अर्थात जाना, गाना, पीना, ये क्या है? यह एक तीनों क्रिया है। जाना क्योंकि इसके पीछे ना प्रत्यय लगा हुआ है, गाना और पीना ये क्या है? आपका क्रिया है, क्रिया शब्द है। परंतु यहाँ पर खा एक धातु रूप है। खा क्योंकि इसके पीछे क्रिया शब्द प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, अर्थात खा जो है ये एक धातु रूप है। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ कि क्रिया और धातु में आपको अंतर समझ आ गया होगा कि धातु क्या है। धातु जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगा है, अर्थात खा, जा, ये सब क्या है? धातु है। परंतु इसमें क्रिया शब्द कैसे बनते हैं? जब इसमें ना प्रत्यय जुड़ जाएंगे तो ये धातु शब्द क्या बन जाएंगे? क्रिया शब्द में रूपांतरित या अर्थात बदल जाते हैं। तो चलते हैं अगले भाग की ओर। अगले भाग में हमारा कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद को पढ़ते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक और कर्मक। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को जानेंगे। हमारा सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम यहाँ समान रूप में देखेंगे। कर्म सब में जुड़ा हुआ है। हम एक चीज़ कॉमन क्या देखते हैं? कर्म सब में जुड़ा हुआ है। कर्म जुड़ा हुआ है, परंतु इसके साथ आगे क्या जुड़ा हुआ है? स। तो स प्रत्यय का अर्थ होगा अर्थ है यहाँ पर कर्म के साथ। स का अर्थ है साथ में, अर्थात कर्म के साथ जो हो। तो यहाँ हम जान सकते हैं सकर्मक का क्या अर्थ है कि कर्म के साथ हो जो क्रिया वो कहलाती है सकर्मक। स का अर्थ है साथ में, जिसके साथ में कर्म हो वो क्रिया क्या कहलाती है?
सकर्मक, तो हमें यह मालूम चल गया कि सकर्मक का क्या अर्थ है। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जो क्रिया चलती है। आइए परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि जिस जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उससे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्रिया के साथ कार्य का फल किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ता है। अर्थात जो कर्म के साथ स्वतः ही पूरी होती है, जिसके साथ कर्म भी जुड़ा होता है, जिस क्रिया के साथ, वही सकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रताप तो एक कर्ता है, चला रहा वो क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, और गाड़ी यहाँ हो गया कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, तो ये कहलाता है सकर्मक क्रिया। परंतु इस पहचान के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है, तो हम पहचान करने के लिए दो तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, हमने देखा कि हमारा उदाहरण क्या है, प्रताप गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान एक से शुरुआत करते हैं। पहचान एक, कैसे पहचानेंगे ये सकर्मक है या कि कौन सी क्रिया है। तो ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, ये एक उदाहरण दिया गया है, प्रताप गाड़ी चला रहा है। प्रताप यहाँ कर्ता हो गया, चला रहा है यहाँ एक क्रिया हो गया, और यहाँ पर चलाने के साथ कर्ता जो प्रताप क्रिया कर रहा है, परंतु क्रिया किसके द्वारा क्या हो रही है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा, कर्म पे पड़ रहा है, यानी पे गाड़ी जो हो गया कर्म हो गया। हमने उदाहरण के माध्यम से ही जाना कि प्रताप गाड़ी चला रहा है। तो परिभाषा हमारा क्या है कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पड़ रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चला रहा है, कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, प्रताप गाड़ी चला रहा है। क्रिया के प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, गाड़ी पे पड़ रहा है, तो ये कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगी। और हमने पहले भी जाना जिसके साथ कर्म हो, हमने पहले भी पढ़ा कर्म के साथ, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा होगा वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म भी यहाँ आ रहा है तो बन गया सकर्मक क्रिया। परंतु पहचान नंबर 2 के माध्यम से अगर हम नहीं समझ सकते हैं तो पहचान नंबर 2 के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से कैसे पता करेंगे ये कौन सा क्रिया है। तो हमें बहुत ही आसान तरीका है, इसी प्रश्न को हम लेते हैं, प्रताप गाड़ी चला रहा है। यहाँ पर हमें पहचान करने के लिए यहाँ पर हम प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न क्या लगाएंगे, क्या और किसको, क्या और किसको प्रश्न लगाकर अगर हमारे उत्तर में कर्म बाहर आए तो वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखते हैं, प्रताप गाड़ी चला रहा है, यहाँ प्रश्न लगा दीजिए, प्रताप क्या चला रहा है। प्रश्न लगाने के साथ हमारा उत्तर क्या आया, गाड़ी, अर्थात कर्म बाहर निकल के आया। कर्म जिसके बाहर निकल के आया वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म आगे आए और बोले कि गाड़ी चला रहा था, प्रताप क्या चला रहा था,
तो गाड़ी चला रहा था, घर में बाहर निकल के आया, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। हमें पता चल गया कि इसके अंदर कर्म मौजूद है, और हमने पहले भी बताया आप सबको कि जिसके इसमें कर्म मौजूद हो तो वो होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, और जिसमें कर्म नहीं होगा वह कर्मक है, वो हम लोग आगे के भाग में जानेंगे। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहचान नंबर 1 से हम पता कर सकते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं पिताजी क्या है, कर्ता हो गया। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया को कर रहे हैं। और क्या पढ़े, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, समाचार पत्र पर, ये हो गया कर्म। परंतु हमें इससे समझ नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे नंबर ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पहचान हम क्या करेंगे, सीधा उदाहरण के साथ हम प्रश्न लगा देंगे। पिताजी समाचार पत्र रहे हैं, इसी उदाहरण को मैं दोबारा लिखती हूँ। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। आप सीधा सीधी प्रश्न से उत्तर से प्रश्न कीजिए, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। अब तो यहाँ किसको नहीं जोड़ सकते ना, हम क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में जो सामने आएगा, अर्थात कर्म बाहर आए तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर कर्म नहीं आए तो वो अकर्मक होगी। तो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, तो उत्तर में क्या आया, समाचार पत्र। अब समाचार पत्र क्या है, कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो आपको कभी अगर कंफ्यूजन हो या कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या और किसको लगाकर आप प्रश्न कीजिए। उदाहरण के साथ आप प्रश्न कीजिए। अगर प्रश्न में कर्म बाहर निकल के आए तो वो होगा सकर्मक। मैंने पहले बताया था, जिसके साथ कर्म हो, अगर कर्म बाहर आए वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं हम अकर्मक क्रिया की ओर, जिससे आपका और भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने आई होप सीखा होगा, सकर्मक क्रिया में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कर्म जहाँ पर बाहर आ जाए वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है कि क्या प्रश्न लगाना है, क्या और किसको प्रश्न लगाकर आपका उत्तर में जो बाहर आए वही क्रिया कहलाती है। अगर कर्म बाहर आए तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगले भाग की ओर हम बढ़ते हैं। अगले भाग में हम देख रहे हैं, हमने जाना कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो हमने सकर्मक को पढ़ा कि जिसके साथ कर्म हो। अब हम अकर्मक पढ़ेंगे। सकर्मक के ठीक और ये विपरीत होता है। तो अकर्मक क्या है, अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के साथ। अ का मतलब होता है नहीं, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, और कर्म का अर्थ होता है साथ में कर्म ना हो। जिसके साथ में कर्म ना हो वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। चलिए परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि जिन क्रिया के कार्य का फल कर्ता पे पड़ता है। देखिए हमने पहले जाना कि जिस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा था, कर्म पे पड़ रहा था, तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक। पर यहाँ तो कर्म है ही नहीं, बिना कर्म के साथ ये आएगा। और जिसमें कर्म नहीं होता है, यह क्रिया का फल किस पे पड़ा, कर्ता पे पड़ता है, वो क्या कहलाता, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि जिसपे क्रिया का क्या है, फल किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े, तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। अर्थात जो बिना कर्म के स्वतः ही पूरी हो जाती है, इसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं, बिना कर्म के ये पूरी हो जाती है, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। हमारा पहला उदाहरण है, राधा सो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि इसमें कर्म कहीं भी मौजूद नहीं है। कैसे हम इनको तोड़ के पहचान नंबर 1 से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम पहचान मैं बताना चाहती हूँ। पहला उदाहरण यहाँ पर है, राधा सो रही है। ठीक है, हमने एक उदाहरण लिया। पहला हमने पहचान नंबर 1 क्या लिया था? आपको पहले ही मैंने बताया था कि आप से तोड़कर देख सकते हैं पहचान 1 से। कैसे? राधा एक कर्ता हो गया, करता है। ठीक है, सो रही है, सोने की वो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है, परंतु यहाँ कर्म मौजूद ही नहीं है, यहाँ कोई कर्म नहीं आ रहा, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। परंतु आप सबको यदि समस्या हो तो आप पहचान नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आपको मैं क्या बताई हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रश्न का यूज़ कर सकते हैं? क्या और किसको यूज का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं यह कौन सी क्रिया है। मैं यही एग्जाम्पल लेकर फिर से समझाना चाहूँगी। राधा सो रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आप प्रश्न कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा सो रही है, तो आप प्रश्न कीजिए किसको सो रही है तो नहीं कर सकते, क्या सो रही है। ऐसे तो प्रश्न यहाँ क्या नहीं बनता है, पर आप प्रश्न यहाँ कर सकते हैं क्या सो रही है, तो उत्तर में आए कौन आएगा? कर्ता, राधा सो रही है। तो यहाँ पर अगर कर्म ना आकर कर्ता सामने आए तो क्या कहलाता है? यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्रिया का कार्य का फल जो है किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। अर्थात कर्ता जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है वो कहलाता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आपको उदाहरण के माध्यम से व्यक्त किया जाए कि ये कौन सा सकर्मक है और कौन सा अकर्मक, तो आप प्रश्न लगाकर पता कर सकते हैं। प्रश्न लगाइए, क्या और किसको प्रश्न लगाकर अगर उत्तर में कर्म आए, कर्म सामने आए तो वो होगा सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर में कर्ता बाहर आए तो वो होगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसीलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर उदाहरण है हमारा, मोहन हंसने लगा। मोहन हंसने लगा, तो यहाँ प्रश्न कर सकते हैं क्रिया के साथ प्रश्न कीजिए, आप क्या हंसने लगा। ठीक है, तो आप बोलोगे मोहन। मोहन एक कर्ता है, तो यहाँ पर कौन सा वो होगा? कर्ता जहाँ पर आए वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हुआ? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? क्या जा रहे हैं? यहाँ प्रश्न कीजिए, क्या जा रहे हैं? तो बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे, यहाँ मैं उदाहरण लेती हूँ, बच्चे जा रहे हैं। आप प्रश्न करिए, क्या जा रहे हैं? उत्तर में आएगा बच्चे। बच्चे एक कर्ता है, तो ये यहाँ पर कर्म कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाई? अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राधा सो रही है, मोहन हंसने लगा, बच्चे जा रहे हैं, यहाँ कहीं भी कर्म नहीं है। तो सो रही है, हंसने लगा, जा रहे हैं, यह अकर्मक क्रिया है। हमने तोड़कर भी दिखाया, राधा करता है क्रिया, सो रही है, सोने की क्रिया हो रही है, परंतु कर्म मौजूद ही नहीं है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाई? अकर्मक। मोहन हंसने लगा, करता है, क्रिया है, परंतु कर्म मौजूद ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सकर्मक और कर्मक में क्या अंतर है। आपको कई सारे उदाहरण दिए जाएंगे, तो आप आसानी से प्रश्न लगाइए। कौन सा प्रश्न?
क्या और किसे या किसको, इन तीनों के माध्यम से आप प्रश्न लगा सकते हैं, या कोई भी दो क्या और किसको के द्वारा से ही आप प्रश्न लगाकर अगर उत्तर में आपके कर्म आए तो वो होगा सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर में कर्ता बाहर आए, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, जो कि अगर उत्तर में कर्ता बाहर आए तो वो होगा अकर्मक क्रिया। अब हमने जाना कि क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हमने जाना क्रिया क्या है, धातु क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या है और उसकी पहचान को हमने जाना कि जिसके साथ कर्म मौजूद हो वो सकर्मक क्रिया, और जिसके साथ कर्म मौजूद ना हो वहाँ पर कर्ता जब सामने आए, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक। अब हम जानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है। सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं। सकर्मक क्रिया के एक भाग कौन सा है, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है और द्विकर्मक क्रिया क्या है, ये सकर्मक क्रिया के ही दो भेद हैं। आइए इनके बारे में प्रकाश डालते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होते हैं, अर्थात एक ही कर्ता होते हैं और एक ही कर्म होते हैं, तो वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सानू फिल्म देख रहा है, यहाँ पर कर्ता एक ही है और देख क्या क्रिया कर रहा है, फिल्म देखने की क्रिया कर रहा है, अर्थात एक ही कार्य कर रहा है, तो वो कहलाता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। रिया पौधा लगा रही है, रिया कौन सा कार्य कर रही है, पौधा लगाने की क्रिया कर रही है, एक ही कर्ता एक ही कार्य कर रहा, तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। वहीं दूसरी ओर द्विकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक अर्थात दो कर्म से युक्त, अर्थात जिसमें दो कर्म मौजूद हो। तो जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं, अर्थात दो कर्मों की उपेक्षा की जाती है, जहाँ पर दो कर्म मौजूद रहते हैं एक साथ, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। हमने पहले जाना जहाँ एक कर्म हो एक कर्मक क्रिया, जहाँ द्विकर्म हो, द्वि मने दो, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी, कुलदीप एक कर्ता हो गया, उसने क्या किया, भाई को पुस्तक दी। यहाँ दो लोग मौजूद है क्रिया को करने में, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया आई है। माँ मुकेश को कहानी सुना रही है, माँ ठीक है, यहाँ पर मुख्य कर्ता हो गई, और मुकेश, माँ और मुकेश दोनों संज्ञा शब्द हैं, और वो कहानी सुना रही, किसको कहानी सुना रही है, मुकेश को। तो यहाँ दो लोग एक ही कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो एक ही कार्य से दो लोग जुड़े हैं, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, और यहाँ पर एक कर्ता एक ही कार्य कर रहा, तो कर्मक क्रिया कहलाती है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि क्रिया क्या है, क्रिया के कितने रूप होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया धातु में क्या अंतर है, सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है, अकर्मक क्रिया की क्या पहचान है। और हमने जाना सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में जिसमें एक कर्ता एक ही कार्य करते हैं उसे कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया में जिसमें दो कर्ता एक ही कार्य को पूर्ण कर रहे हैं वो द्विकर्मक क्रिया, दो कर्मों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। अगले भाग में हम जानेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इस भाग को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।